गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन यानी भारत में संचार सुविधाओं का विकास के बारे में चर्चा करेंगे। संचार सुविधाओं के अंतर्गत डाक सेवाएं तथा दूर संचार सेवाएं, टेलीफोन, टेलेक्स, मोबाइल आदि आती हैं। और भारत में अगर इनका विकास देखें तो सबसे पहले डाक सेवाओं का देखिए। डाक सेवाओं का देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। इससे ग्रामोत्थान में भी सहायता मिलती है। डाक सेवाओं का विस्तार ग्रामीण विकास, रोजगार संवर्धन, अल्प बचत प्रोत्साहन और पिछड़े क्षेत्रों के उद्योगों की स्थापना में मदद देने वाला माना गया है। इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने डाक सेवाओं के विस्तार पर काफी ध्यान दिया है। 1950-51 में देश के कुल 36,094 डाकघर थे, जिनमें से 30,810 गांव में तथा 5,284 शहरों में स्थित थे। वर्तमान में स्थायी डाकघर की संख्या 154,965 हो गई है, जिसमें से 89% लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में है और 10% के लगभग शहरी क्षेत्रों में है। दीर्घकालीन उद्देश्य यह है कि एक गांव जिसमें वर्तमान में डाकघर नहीं है, उसके 3 किलोमीटर की दूरी में डाकघर स्थापित किया जाए। भविष्य में डाकघर सेवाओं में सुधार की नितांत आवश्यकता है। डाक सेवाओं में उच्च टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। कंप्यूटरीकरण, इलेक्ट्रॉनिक डाक व मुद्रा का हस्तांतरण और यंत्रीकरण, छटाई, उत्तम श्रेणी की सील व स्टाम्प आदि से नई सुविधाएं व अधिक उत्तम ग्राहक सेवा तथा लागत में कमी संभव हो सकी है। मनी ऑर्डर सेवा में भी सुधार किया गया है। फिर है द्रुतगामी डाक सेवा यानी स्पीड पोस्ट सर्विस। ये देखिए 1 अगस्त 1986 से चालू की गई। इसके केंद्र जो है 6 से बढ़कर 31 अक्टूबर 92 में 62 हो गए और वर्तमान में 1093 स्पीड पोस्ट शहरों को यह सेवा उपलब्ध की जा रही है। इसकी शुरुआत से लेकर अब तक ट्रैफिक व रेवेन्यू में निरंतर वृद्धि हुई है। स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पोस्ट, बिजनेस पोस्ट, ग्रीटिंग कार्ड आदि सेवाओं से व्यवसाय विक्रय समूह की आमदनी बढ़ी है। फिर डाकघर बचत बैंक जो है, इसके माध्यम से अल्प बचत के संग्रह में काफी मदद मिली है। प्रति वर्ष काफी धनराशि जमा कराई जाती है और कुछ निकाली भी जाती है। फिर है डाकघर जीवन बीमा। डाकघर जीवन बीमा सरकारी कर्मचारियों के कल्याण हेतु 1 फरवरी 1884 को शुरू की गई थी। इसे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बढ़ाया गया है और इसमें केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों के अलावा स्थानीय निकायों, केंद्रीय व राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी आदि भी शामिल किए गए हैं। एक सैटेलाइट प्रोजेक्ट को आरंभ करने पर विचार किया जा रहा है, जो फैक्स, गायरो, इलेक्ट्रॉनिक डाक, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग की सुविधा उपलब्ध करेगा और इससे डाक सेवा की लागत कम होगी। और दूर संचार दूसरा पार्ट है आपका। संचार में दूर संचार यानी टेलीकम्युनिकेशन। इसमें सबसे पहले आता है टेलीफोन सेवाएं। मार्च 2004 में टेलीफोन की कुल संख्या 7.65 करोड़ थी, वो बढ़कर 2014 के अंत में लगभग 93.3 करोड़ हो गई। 2015-16 में इसका और विस्तार हुआ। करोड़ों व्यक्तियों को नए टेलीफोन कनेक्शन मोबाइल व स्थिर दोनों प्रकार के मिलाकर उपलब्ध कराए गए। आज काफी कम व्यक्ति टेलीफोन के लिए प्रतीक्षा सूची में है। टेलीफोन की मांग तेजी से बढ़ रही है। भारतीय टेलीफोन उद्योग स्विचिंग उपकरण की लाइनें उत्पादित करता है। प्रतिवर्ष लाखों कंडक्टर किलोमीटर में केबल लगाई जाती हैं। फिर देश में ग्रामीण संचार में वृद्धि की गई है। प्रति वर्ष दूरी के पब्लिक टेलीफोन, लॉन्ग डिस्टेंस पब्लिक टेलीफोन्स की संख्या में वृद्धि की गई है। देश में 2G स्पेक्ट्रम के आवंटन में घोटाले को लेकर काफी विवाद रहा है। सरकार को 3G स्पेक्ट्रम के आवंटन से काफी राजस्व मिला है, जबकि 2G स्पेक्ट्रम के आवंटन में गड़बड़ से राजस्व के घाटे की शिकायतें सामने आई हैं। सरकार ने 2G की पूर्व 122 कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर पुनः नीलामी से आवंटन का निर्णय लिया था और भविष्य में आवंटन की पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाने से जो है एक तरह से भ्रष्टाचार की शिकायतों से बचा जा सकेगा। फिर है टेलेक्स लाइनें। टेलेक्स स्विचिंग क्षमता में काफी लाइनों की वृद्धि की गई है। आजकल फैक्स सेवा के अधिक लोकप्रिय हो जाने से टेलेक्स कनेक्शन की मांग कम होने लगी है। टेलेक्स के जरिए कोई भी सूचना दूसरे स्थान पर भेजी जा सकती है जो वहां टाइपराइटर पर टाइप की जाती है, लेकिन फैक्स के जरिए किसी भी मैटर की फोटो, चित्र, डिजाइन, ड्राइंग दूसरी जगह वैसी की वैसी भेजी जा सकती है। इसके कारण से आज टेलेक्स की जगह फैक्स अधिक लोकप्रिय
होता जा रहा है। फिर दूरसंचार सेवाओं में सुधार हुआ है, बहुत सारे सुधार हुए हैं। जैसे देखिए 1991 तक दूरसंचार उपकरणों का उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्र में ही किया जा सकता था। यह 1984 में कुछ सीमा तक निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया और कस्टमर प्रीमाइसेस टेलीफोन उपकरणों के माध्यम में निजी क्षेत्र को इजाजत दे दी गई। जुलाई 1991 से उदारीकरण की नीति के तहत संपूर्ण दूरसंचार उपकरणों के निर्माण के उद्योग को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। इसमें विदेशी इक्विटी की 51% तक की स्वचालित स्वीकृति दे दी गई, लेकिन मूलभूत दूरसंचार सेवाओं सेल्युलर, मोबाइल व रेडियो पेजिंग के लिए 49% तक सीमित हो गई है। फिर मई 1994 में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति एनटीपी जो है नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी घोषित की गई थी और इसमें भारत में पंजीकृत कंपनियों को मूलभूत दूरसंचार सेवाओं में विभाग के पंजीकृत प्रयासों में मदद देने की व्यवस्था की गई और यह कहा गया कि 1997 तक ग्राहक द्वारा मांगते ही टेलीफोन उपलब्ध करा दिया जाएगा और सभी गांवों में यह सुविधा पहुंचा दी जाएगी। वह शहरी क्षेत्रों में प्रति 500 व्यक्तियों पर एक पब्लिक कॉल ऑफिस स्थापित कर दी जाएगी। 8वीं योजना में ही मूल्यवर्धित सेवाएं भारत में अंतर्राष्ट्रीय रूप से उपलब्ध करा दी गई और देश में दूरसंचार उपकरणों का निर्यात होने लगा तथा बड़े पैमाने पर निर्यात भी होने लगा था। इसके लिए निजी क्षेत्र में मूलभूत दूरसंचार सेवाओं का निर्माण होने लगा तथा इनके बड़े पैमाने पर निर्यात भी होने लगा। इसके लिए निजी क्षेत्र के मूलभूत दूरसंचार सेवाओं में प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांत घोषित किए गए और अब मार्च 2012 तक वायरलेस सीडीएमए तथा जीएसएम मोबाइल टेलीफोन सेवा लगभग 91.9 करोड़ ग्राहकों को प्रदान की जा चुकी थी और जो कि कुल फोनों का 96.6% अंश था। कुल फोनों में निजी क्षेत्र का अंश ऊंचा है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता व चेन्नई में यह वाणिज्यिक आधार पर चालू कर दी गई है। रेडियो पेजिंग सेवा कई बड़े शहरों में चालू हो गई है। इसका विस्तार अन्य शहरों में भी किया जा रहा है। सरकार ने एक वैधानिक दूरसंचार प्राधिकरण जो है स्टैट्यूटरी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 को की गई और जो इस क्षेत्र में उचित प्रतिस्पर्धा की व्यवस्था करती है, उपभोक्ता के हितों का संरक्षण व संवर्धन करती है और दूरसंचार के स्वस्थ विकास को सुनिश्चित करती है। अक्टूबर 1999 में टेलीफोन सेवाओं के लिए पृथक विभाग डीटीएस बनाया गया था। अब देखिए भविष्य में आर्थिक आधारभूत जो ढांचा है उसके अंतर्गत जो है संचार के विकास पर निरंतर ध्यान देना होगा और इसके सुदृढ़ होने से कृषि व औद्योगिक विकास में तेजी आएगी और निर्यात संवर्धन में भी मदद मिलेगी। थैंक यू।